नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई। आज की सभा में मेरे साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भाई मेरे साथियों, जो पिछली सभा करी थी हमने क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 समुच्चय की, उसमें आपको हमने क्या समझा दिया था। उसमें मैंने आपको इतना समझा दिया था कि समुच्चय के कितने प्रकार होते हैं। 3 प्रकार को आपको मैंने बता दिया था। भाई कौन कौन से प्रकार बता देते हैं? रिक्त समुच्चय, परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। रिक्त समुच्चय क्या होता है? एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय कहते हैं। जैसे कि कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। मान लीजिए आपकी कक्षा का कोई विद्यार्थी है जो आपकी 11वीं क्लास में पढ़ता है और 12वीं क्लास में 11th में भी स्टडी करता है और 12th में भी स्टडी करता है। इज इट पॉसिबल और नॉट? क्या ये संभव है? हाउ इज इट पॉसिबल? क्या ये किस तरह से संभव हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यार या तो क्लास 11th में पढ़ेगा या फिर क्लास 12th में पढ़ेगा एक छात्र, एक साथ दोनों क्लासों में पढ़ना पॉसिबल ही नहीं है। तो ये इसका जो हमारा समुच्चय बनेगा, क्या बनेगा भाई? रिक्त समुच्चय। और आप हमने विराट कोहली करंट फेवरेट बैट्समैन के एग्जांपल से भी हमने आपको ये रिक्त समुच्चय को समझा दिया था कि या तो भाई इंडिया की तरफ से खेल, मतलब यानी कि एक टीम की तरफ से खेल सकते हैं, या तो इंडिया की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से। और भाई भारत के जेब में भारत के डायमंड है, तो पाकिस्तान से तो कोई मतलब नहीं है, इंडिया की तरफ से ही वैसे तो खेलेंगे ही खेलेंगे। और परिमित समुच्चय का अर्थ होता है भाई जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो? निश्चित हो। जैसे कि आपके जो सात, एक हफ्ता है या एक सप्ताह है, उसमें कितने दिन होते हैं भाई? 7 दिन होते हैं ना। अरे सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि और संडे, ये 7 दिन होते हैं ना। और इन 7 का जो समुच्चय बनेगा वो भी हमारा क्या होगा? एक परिमित समुच्चय। और परिमित समुच्चय जैसे कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए कितने 14-15 उपन्यास है अभी तक, उनका समुच्चय। और अभी तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर बने उनका भी समुच्चय, ये भी एक परिमित समुच्चय है अभी तक, करंट तक। और अपरिमित समुच्चय क्या है? इसमें आप एक बात ध्यान रखें कि भाई इसमें अवयव संख्या अनंत तक होती है, कोई निश्चित संख्या नहीं होती है। जैसे कि मान लीजिए प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक जाती हैं भाई? प्राकृत संख्याएं अनंत तक जाती हैं, 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं। और पूर्णांकों का समुच्चय परिमेय संख्याओं का समुच्चय में जाते हैं। और आप हमने एग्जाम्पल से समझाया था भाई कि भाई ब्राइड की शॉपिंग का क्या अनंत वित्तीय संकट होता है। भाई उससे हमने आपको कल समझा दिया था। क्या है कि भाई कोई शादी हुई है नहीं नहीं, तो आपसे कोई लड़के की, मान लीजिए आप में से किसी की भी मैरिज हो चुकी है या होने वाली हो, तो आपकी ब्राइड आपसे क्या कहेगी? 2 चूड़ियों सेट ले लेते हैं, पैंट शर्ट ले लेते हैं, सैंडलों पर 70% डिस्काउंट है तो 10 सैंडल की ले ही लेते हैं। तो मेरे साथ तो उसकी शॉपिंग का कोई अंत नहीं होता। तो इसको हम क्या मान सकते हैं? एक अपरिमित समुच्चय, यानी कि ए इनफाइनिट सेट मान सकते हैं। तो मेरे साथ आज की सभा में हम कंप्लीट कर लेंगे भाई कौन कौन से सेट। एक तो हम कंप्लीट करेंगे समान समुच्चय और उप समुच्चय क्या होता है, एकल समुच्चय क्या होता है। मैं आपको इनको समझा देता हूँ क्या होता है मेरे साथियों। तो देखिए बात कर लेते हैं सबसे पहले समान समुच्चय की। जैसे कि कोई आप छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। कोई 2 लड़के जो 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, यानी कि तीसरी कक्षा में पढ़ाई करते हैं, तो उनके बैग में फल है 4। एक आम, सेब, केला, संतरा। और दूसरे के में संतरा, सेब, केला और आम। तो मेरे साथियों क्या ये दोनों समान है? दोनों के पास फल समान है? आप ये बता दीजिए। हाँ बिल्कुल, दोनों के पास फल समान है। क्यों नहीं है? क्यों समान है भाई? क्रम अंतर है। और समुच्चय में क्रम का कोई महत्व नहीं होता है। क्रम डजंट मैटर, यानी कि सीक्वेंस डजंट मैटर। समुच्चय में क्रम कोई मतलब नहीं रखता, महत्व नहीं रखता। यानी कि ये बात सही है। देखें 3, 2, 1 और 1, 2, 3 एक समान है, इक्वल है, इक्वल सेट है, समान समुच्चय मेरे साथियों, एक जैसे हैं, कंप्लीटली समान है। अब मेरे साथियों हम आपको समान समुच्चय समझा रहे हैं। तो समान समुच्चय क्या होता है, इसके हमने आपको डेफिनेशन लिख देते हैं। डेफिनेशन लिख देते हैं। तो मान लीजिए समान समुच्चय, कौन सा समुच्चय? इक्वल सेट, समान समुच्चय। कौन सा समुच्चय भाई? समान समुच्चय, इक्वल सेट। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? इक्वल सेट, ध्यान रखिएगा। तो इक्वल सेट, समान समुच्चय, एक ऐसा समुच्चय जिसमें दो ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या समान हो। दो और एक जैसे अवयव संख्या तथा अवयव भी एक जैसे हो। तो दो ऐसे समुच्चय जिनमें एक समान अवयव पाए जाएं। दो ऐसे समुच्चय
जिनमें समान एक समान अवयव हों, जिनमें एक समान अवयव पाए जाएं, जिनमें एक समान अवयव हों। कैसे भाई? एक समान, कैसे? एक समान अवयव हों, तो इसे हम क्या कहते हैं? समान समुच्चय। एग्जाम्पल के लिए फैक्ट्रियों में कटिंग करने वाली मशीन तो होती है, काटने वाली लोह वगैरह को, तो उसमें क्या क्या पार्ट लगे होते हैं? मान लीजिए पहला फैक्ट्री ए की मशीन है, उसमें क्या पार्ट लगा है? ब्लेड, उसके बाद सेंसर, मेरे साथियों फिर बेल्ट, अरे बेल्ट के बाद मोटर। और वही फैक्ट्री बी की मशीन है, यानी कि फैक्ट्री बी की कटिंग करने वाली मशीन है, उसमें क्या लगा हुआ है? उसमें भी चार पार्ट्स है, मोटर, कोमा बेल्ट, कोमा सेंसर एंड ब्लेड। क्या ये दोनों समान है? क्या दोनों मशीनों में पार्ट समान है? देखिए, क्या दोनों मशीनों में पार्ट समान है भाई? बिल्कुल पार्ट समान है। ब्लेड, सेंसर, बेल्ट, मोटर, मोटर, बेल्ट, सेंसर, ब्लेड, क्या समान नहीं है? बस क्रम अलग है। और मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि सीक्वेंस डजंट मैटर, क्रम का कोई मतलब नहीं होता है समुच्चय में, सेट में। तो मेरे साथ ही हमारी समान समुच्चय की कुछ परिभाषा थी। और आप एक हाँ, आपको एक मिठाई के एग्जाम्पल समझाते हैं भाई। मान लीजिए दो हम हैं, मेरे साथ हम दो फ्रेंड्स हैं। एक फ्रेंड्स के पास एक बॉक्स है, चार बॉक्स है। एक बॉक्स में बर्फी, एक बॉक्स में आपका कलाकंद, एक बॉक्स में रसगुल्ला और एक बॉक्स में गुलाब जामुन। मेरे साथ ये हैं, पहले बर्फी, कलाकंद, रसगुल्ला और गुलाब जामुन। और दूसरे मेरे हाथ में क्या है? पहला बॉक्स है रसगुल्ला, फिर पहला बॉक्स गुलाब जामुन, फिर रसगुल्ला, फिर बर्फी और फिर कलाकंद। क्या हमारे दोनों के पास बॉक्स समान है? बॉक्सों में मिठाइयाँ समान है? बिल्कुल समान है। बस अंतर इतना सा है, मेरे पास पहला गुलाब जामुन का है, उसका पहला बर्फी का है मेरे साथ ही। और लास्ट का मेरे पास बर्फी का है और उसके पास गुलाब जामुन का है। अरे बॉक्स तो चारों समान है ना भाई? भाई चार बॉक्स समान है, तो ये इनका जो आप सेट बनाओगे, समुच्चय बनाओगे, क्या ये दोनों समान समुच्चय नहीं होंगे? बिल्कुल टोटली समान समुच्चय बनेंगे। ऑफ कोर्स समान समुच्चय बनेंगे, ऑफ कोर्स इक्वल सेट बनेंगे। तो मेरे साथियों, अब हम किसकी तरफ बढ़ लेते हैं भाई? इसको उप समुच्चय क्या है? मान लीजिए मेरे साथियों कि भाई 20 खिलाड़ी हैं, किसी क्रिकेट मतलब किसी स्कूल के, और किसी कक्षा में 20 लड़के हैं, और 20 क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। और 10 कहते हैं हम तो फुटबॉल खेलना भी हमें पसंद है। यानी 20 तो क्रिकेट खेलते हैं और 10 कहते हैं भाई हमें तो फुटबॉल खेलना भी पसंद है। तो मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, आप ये बताइए, जब हम 20 खिलाड़ियों का समुच्चय ए बनाते हैं, मान लीजिए 20 खिलाड़ियों का हमारा समुच्चय बन गया, यानी कि ए समुच्चय, क्रिकेट खेलने वाले 20 खिलाड़ी, 20 खिलाड़ियों का समुच्चय बना दिया आपने। अरे क्रिकेट खेलने वाले 20 खिलाड़ियों का आपने एक सेट बना दिया, एक समुच्चय बना दिया। और दूसरा समुच्चय आपने बना दिया भाई, वही खिलाड़ी है 10, उनमें से ही 10 खिलाड़ियों का समुच्चय, 10 खिलाड़ी फुटबॉल खेलने वाले, फुटबॉल। और ये मेरे साथ ही ये तो फुटबॉल खेलते हैं, क्या कहते हैं? फुटबॉल। और वो क्रिकेट, क्या कहते हैं भाई? क्रिकेट। ये खेलते हैं हमारे क्रिकेट और फुटबॉल भी। तो मेरे साथियों, जब आप इन दोनों का समुच्चय बनाओगे, क्या ये फुटबॉल खेलने वाले 10 खिलाड़ी समुच्चय ए में नहीं है? यानी कि 10 खिलाड़ी, जब ये समुच्चय बनाया आपने क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों का, क्या आपने इसमें इनको इंक्लूड नहीं किया? इंक्लूड किया या नहीं किया बताइए? अरे इंक्लूड किया है ना भाई, कि 20, 10 इसमें जो फुटबॉल खेलने वाले भी हैं और टोटल 20 क्रिकेट भी खेलने वाले भी। तो यानी कि उप समुच्चय ऐसा होता है, सिंपल सी बात है, किसी समुच्चय के अवयव अगर किसी समुच्चय में आ रहे हो, एक एक अवयव दूसरे समुच्चय में आ रहा है, तो जो पहला समुच्चय है वो दूसरे समुच्चय के लिए क्या कहलाएगा? उप समुच्चय कहलाएगा मेरे साथियों। क्या कहलाएगा? उप समुच्चय। तो परिभाषा सिंपल सी यही बनती है। क्या परिभाषा बनती है? देखें, उप समुच्चय की, उप समुच्चय की हमारी क्या परिभाषा बनती है? उप समुच्चय की हमारी क्या परिभाषा बनती है? सब सेट। तो देखें भाई, उप समुच्चय, उप समुच्चय यानी कि सब सेट। कौन सा सेट भाई? सब सेट।
माना कोई एक ऐसा समुच्चय है जिसके प्रत्येक अवयव दूसरे समुच्चय में आते हैं, यानी कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव अगर समुच्चय बी में भी आता हो तो समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहलाएगा। यदि किसी समुच्चय का प्रत्येक अवयव, यदि किसी समुच्चय का, ध्यान से दिख रहा हूं बड़ी बस ध्यान से समझिए, यदि किसी समुच्चय का प्रत्येक अवयव, इच एलिमेंट, प्रत्येक अवयव, कौन सा अवयव, प्रत्येक अवयव किसी अन्य समुच्चय में आता हो, किसी अन्य समुच्चय में शामिल होता हो या आता हो, जो भी आता हो, आता है, तो इसे हम कौन सा समुच्चय कहते हैं, सबसेट, उप समुच्चय कहते हैं मेरे साथियों। जैसे कि आप मैथमेटिकल एग्जांपल समझिए, एक समुच्चय है 1 2 और दूसरा समुच्चय 1 2 3, क्या 1 2 3 में आ रही है या नहीं? अरे यार ये देखिए, समुच्चय ए क्या है, समुच्चय 1 और 2, और समुच्चय बी क्या है, 1 2 और 3। क्या ये समुच्चय ए के सारे अवयव समुच्चय बी में आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। तो मेरे साथ क्या हो जाएगा, समुच्चय ए बी का उपसमुच्चय हो जाएगा। और उपसमुच्चय को दर्शाने के लिए आप किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ये बात ध्यान रखना कि आप किस चिन्ह का प्रयोग करोगे। तो आप इस चिन्ह का प्रयोग करोगे, किसका भाई, इस चिन्ह का। तो समुच्चय ए बी का उपसमुच्चय है, तो हम इसे दर्शाएंगे किस तरह से, समुच्चय का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में आ रहा है, तो इसको हम पढ़ेंगे समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है। क्या पढ़ेंगे भाई, समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है। तो ये रहा हमारा समुच्चय ए समुच्चय बी का सबसेट है या उपसमुच्चय है। अब मेरे साथियों और मेरे दोस्तों, क्या पढ़ते हैं क्या नहीं, देखो जैसे कि और एग्जांपल समझिए, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय और वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। क्या प्राकृत संख्याएं वास्तविक संख्याएं में आती हैं? प्राकृत संख्या यानी कि 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, और वास्तविक संख्या में हमारी पूर्णांक, प्राकृत, परिमेय सारी आ जाती है। तो क्या ये प्राकृत संख्याएं वास्तविक संख्याओं के लिए समुच्चय के लिए उपसमुच्चय होगी? यस। तो प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय है वो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के लिए उपसमुच्चय होगा, यानी कि हमारा n उपसमुच्चय है किनका, रियल नंबर्स का, यानी कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का। तो मेरे साथियों और मेरे दोस्तों, अब क्या करते हैं, कुछ बात समझ लेते हैं। एक बात बताइए, क्या रिक्त समुच्चय सभी का उपसमुच्चय होगा? सोचिए, सोच लीजिए। यस। क्यों होगा रिक्त समुच्चय? तो फाई तो प्रत्येक में ही आता है, फाई यानी कि एक भी अवयव नहीं है, तो क्या होगा, सभी का उपसमुच्चय होगा। यस। तो ये बात ध्यान रखें, फाई हमेशा यानी कि रिक्त समुच्चय सभी का उपसमुच्चय होगा। और क्या प्रत्येक स्वयं का उपसमुच्चय होगा? बिल्कुल होगा। और समान समुच्चय भी होगा। वो फिर प्रत्येक स्वयं का उपसमुच्चय मतलब समझते हो, जैसे 1 2 3 है, 1 2 3 ये समुच्चय है, तो ये स्वयं का भी उपसमुच्चय होगा ना यार। अब क्यों होगा? अरे प्रत्येक अवयव आ रहा है ना, 1 2 3 है, और 1 2 3 ही इसमें, दूसरा भी यही है, 1 2 3। तो क्या स्वयं स्वयं का उपसमुच्चय होता है, यानी कि स्वयं में स्वयं के अवयव तो आते ही हैं भाई, स्वयं में स्वयं के अवयव तो मेरे साथियों आते ही है। तो प्रत्येक स्वयं का उपसमुच्चय जरूर होता है मेरे साथियों। ये बात दोनों ध्यान रखनी है कि भाई यानी कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। लिख देता हूं, क्या यहाँ पर नोट करके लिख लेना, नोट, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, स्वयं का उपसमुच्चय होता है, उपसमुच्चय होता है। फिर लिख देता हूं, रिक्त समुच्चय सभी का उपसमुच्चय होता है। तो रिक्त समुच्चय सभी का उपसमुच्चय होता है, रिक्त समुच्चय सभी का समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। ये बात तो आपको आपके इन नस नालियों में बिठा लेनी है मेरे साथियों की, फाई यानी कि रिक्त समुच्चय और स्वयं
उप समुच्चय होते हैं सभी के, यानी स्वयं तो स्वयं का उप समुच्चय होता है और भाई रिक्त समुच्चय तो सभी का उप समुच्चय होता ही है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, पिछले लेक्चर में बताया था रिक्त समुच्चय को दर्शाने का क्या क्या तरीका होता है। एक तो मेरे साथ होता है फाई और एक मजला फाई और एक मजला कोष्टक, जिसमें आप एक भी अवयव नहीं दर्शाएंगे। अगर आपने इस तरह से कर दिया तो मेरे साथ ये गलत हो जाएगा, ये दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट राइट, दिस इज रॉन्ग, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो ये हमारा तरीका सही नहीं है निरूपित करने का रिक्त समुच्चय को। अब मेरे साथियों एक बात समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए उप समुच्चय है, उप समुच्चय, जैसे कि मान लीजिए कोई समुच्चय है 1 2 और 3, क्या है भाई, कोई हमारा समुच्चय है। यदि ए बी का उप समुच्चय है, यानी कि ए समुच्चय बी का उप समुच्चय है और बी समुच्चय का उप समुच्चय नहीं है, यानी कि दोनों समान समुच्चय नहीं है। सपोज समझिए ए तो बी का तो उप समुच्चय है, ए कोई समुच्चय, परंतु बी उसी का उप समुच्चय नहीं है। इट मीन्स समुच्चय ए और समुच्चय बी दोनों समान नहीं है। समान का मतलब दोनों के अवयव सेम नहीं है, यानी कि दोनों के अवयव हमारे समान नहीं है। क्या नहीं भाई, दोनों के अवयव समान नहीं है। तो जो ए है वो बी का क्या कहलाएगा भाई, क्या कहलाएगा, उचित फेयर सबसेट। कौन सा सबसेट, फेयर या प्रॉपर? तो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा भाई। कौन सा सबसेट कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है उचित उप समुच्चय। यदि समुच्चय ए के सारे अवयव समुच्चय बी में आते हो, यानी कि 1 2 3 और 1 2 3 4, समुच्चय ए के सारे अवयव समुच्चय बी में अगर आते हो और बी के सारे अवयव समुच्चय ए में नहीं आते हो, तो जो ए है वो बी का क्या कहलाएगा, उचित उप समुच्चय। और जो बी है वो ए के लिए क्या कहलाएगा, अधि समुच्चय। यानी कि मान लीजिए किसी समुच्चय में ये है हमारे 1 2 3, इसके कितने उप समुच्चय बनेंगे बताइए? इसके उप समुच्चय बनेंगे 2 की पावर n। अब आप कहोगे यार उप समुच्चय निकालने का क्या तरीका है? तो ये घात समुच्चय में फॉर्मूला आता है मेरे साथियों, और घात समुच्चय ये होता है भाई, आगे हम आपको बता देंगे। घात समुच्चय किसी समुच्चय के जो सारे उप समुच्चय होते हैं उनसे मिलाकर जो हमारा समुच्चय बनता है वही हमारा घात समुच्चय या पावर सेट कहलाता है। तो आगे पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, अगले दिन उस चीज को भी पढ़ेंगे। तो 2 की पावर n, इसके हम उप समुच्चय को निकाल लेते हैं। तो 2 की पावर n, जितने समुच्चय ए में अवयव होते हैं ना, n क्या है, समुच्चय में अवयवों की संख्या, n तो 3, 2 की पावर 3 मीन्स 8। तो मेरे साथ इसमें कितने हमारे उप समुच्चय बनेंगे, इसमें 1 2 3 में, तो इसमें बनेंगे भाई 8 उप समुच्चय। कितने मेरे साथियों, 8। अब आप इसमें से आप मुझे प्रॉपर समुच्चय बताइए, प्रॉपर सबसेट बताइए, प्रॉपर सबसेट कितने बनेंगे भाई? तो प्रॉपर इसमें जो सबसेट बनेंगे ना वो बनेंगे 7। अब क्यों बनेंगे प्रॉपर सबसेट 7? इसका कारण ये है, इसका जो रीजन है वो है कि इसमें प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। कि भाई प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है, यानी कि ए समुच्चय बी, सॉरी ए बराबर ए, और प्रत्येक स्वयं का समान भी होता है, समान समुच्चय भी होता है। तो क्या क्या कहती है परिभाषा एक उचित समुच्चय की, कि भाई दोनों समुच्चय समान नहीं होने चाहिए और ए बी का उप समुच्चय होना चाहिए। प्रत्येक दोनों समान नहीं होने चाहिए, कुल मिला के बात यही है। तो वो हमारा उचित उप समुच्चय कहलाएगा। और आप समझिए 1 2 3 इसमें आएगा, इसमें 1 2 3 आएगा। अब आपको बता देते हैं इसके क्या क्या उप समुच्चय बनेंगे। 5 प्रत्येक का उप समुच्चय होता है, फिर उसके बाद 1 2 और 3 ये भी एक उप समुच्चय बनेगा। यही हट जाएगा जब आप उचित समुच्चयों की बात करोगे। और ये हमारा बनेगा एक अलग से, फिर 2, फिर 3, इसके तत्पश्चात हम क्या बनाएंगे, 1 2 का मिलाकर बना देंगे, फिर 1 3 का बना देंगे, और फिर हम बना देंगे 2 और 3 का। क्या ये 8 हो गए? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या हो गए मेरे साथियों, 8। आगे सिखाएंगे हम आपको घात समुच्चय में इस बात को भी। तो ये मेरे साथियों कितने हो गए भाई, 8 हमारे उप समुच्चय हो गए। इनमें से अगर आपसे प्रॉपर सबसेट पूछे तो इसको हटा देंगे बस। स्वयं स्वयं का उप समुच्चय तो होता है परंतु उचित नहीं होता है, बस ये बात हमें ध्यान रखने। अब एक लास्ट टॉपिक हो रहा है आज का, एकल समुच्चय क्या होता है मेरे साथियों। एकल समुच्चय, अकेला समुच्चय, एकल समुच्चय, अकेला, सब सही समझ में आता आ रहा होगा मेरे साथियों।
एकल समुच्चय का अर्थ क्या होता है, इसके सब सही पकड़ने की इसको कोशिश कीजिए। एकल मतलब क्या होगा, एकल का अर्थ क्या होगा बताइए। एकल का अर्थ हो सकता है सिर्फ, भाई हमारे हिसाब से तो एकल का अर्थ ये हो सकता है कि जिसमें केवल और केवल एक चीज हो, यानी कि समुच्चय में केवल और केवल एक अवयव पाया जाए। क्या पाया जाए भाई, समुच्चय में केवल और केवल एक अवयव, तो वही हमारा एकल समुच्चय हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं एकल समुच्चय की। एकल समुच्चय की डेफिनेशन क्या होगी, तो भाई देखते हैं एकल समुच्चय की डेफिनेशन क्या होगी। एकल समुच्चय, तो हमने लिख दिया एकल समुच्चय। कौन सा समुच्चय भाई, एकल समुच्चय, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं सिंगलटन सेट। कौन सा सेट, अरे यार सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट यानी कि एकल समुच्चय। एक ऐसा समुच्चय जिसमें केवल और केवल एक अवयव होता हो, या एक अवयव पाया जाए, या एक अवयव शामिल हो। एक ऐसा समुच्चय, एक ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो। एक ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव पाया जाए। भाई कितना अवयव पाया जाए, जिसमें केवल और केवल एक अवयव, जिसमें एक अवयव पाया जाए। आसान भाषा में एक अवयव होता है। दैट्स कॉल्ड टू बी सिंगलटन सेट। यही हमारा एकल समुच्चय कहलाता है मेरे साथियों। कौन सा समुच्चय भाई, एकल समुच्चय। तो अब आप सोचिए, मैं आपको एक बात उदाहरण से समझाता हूं। एक ऐसी संख्या जो सम भी हो और अभाज्य भी हो, बताइए कौन सी संख्या है, बता दीजिए ऐसी कौन सी संख्या है जो अभाज्य भी हो और सम भी हो। तो एक ही संख्या है, एक ही नंबर है, वो है हमारा दो। दो सम भी संख्या है और दो अभाज्य संख्या भी है। अभाज्य संख्या क्या होती है भाई, अभाज्य संख्या होती है जिनमें स्वयं का भाग जाता हो और एक का भाग जाता हो। तो दो में सिर्फ स्वयं का भाग जा सकता है और एक का भाग जा सकता है। तो कौन सा समुच्चय, दो। तो दो का जो समुच्चय बनेगा वो हमारा एकल समुच्चय, सिंगलटन सेट कहलाएगा। तो मेरे साथियों, यदि आज की सभा में आपको कुछ भी सीखने को मिला हो ना, अरे यार कुछ भी सीखने को मिला हो, तो प्लीज सभा को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, और इस ज्ञानी मैथ फिजिक्स यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको कंप्लीट नेशनल डिफेंस एकेडमी और क्लास 11th और 12th की मैथ को कंप्लीट बड़े ही आसान तरीके से समझाया जाएगा मेरे साथियों। दैट्स वाई कीप स्टडिंग, कीप हार्ड वर्किंग and growing up in your life. Thanks for watching.